रुकिए, मैं इस तरह से ये शादी नहीं कर सकती। रसिका के मुंह से ये शब्द सुनकर मुकुल के माथे पर सिलवटें सी छा गई थी। रसिका अपनी बात कहकर नजरें झुकाए खड़ी थी। मुकुल उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। अभी रसिका बोली, मिस्टर बजाज, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। मुकुल ने एक गहरी सांस ली और फिर रसिका को वहीं एक कोने में ले जाकर धीरे लेकिन वार्निंग भरे लहजे में कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है, कहो जो कहना है। रसिका ने थोड़ा घबराते हुए बोली, आपने तो मेरे बारे में सब कुछ जान लिया, लेकिन मैं अभी तक कुछ नहीं जानती कि आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों करना चाहते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से शादी करूंगी। 2 दिन पहले तक मेरे लिए शादी जिंदगी भर निभाने वाला साथ थी, और आज सिर्फ पेपर्स पे लिखा हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट है। मुकुल झुंझलाते हुए बोला, सीधे सीधे बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि मैं ये शादी सिर्फ एक ही शर्त पर करूंगी। मुझे अगर लवलेस मैरिज मिल रही है तो मैं किसी भी हाल में अपने करियर के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। आप मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कभी इंटरफियर नहीं करेंगे। इसका कि ये शर्त मान लेना मुकुल के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके परिवार वालों के लिए तो ये शादी सच्ची शादी होगी और दुनिया के सामने भी रसिका का नाम बजाज खानदान से जुड़ जाएगा। ऐसे में रसिका जो भी कदम उठाएगी उसकी वजह से बजाज परिवार की रेपुटेशन दांव पे लग जानी थी। कुछ देर तक सोचने के बाद मुकुल ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, फिर मेरी भी 2 शर्तें जान लेना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। रसिका आंखें फाड़कर मुकुल की तरफ सवाल भरी नजरों से देखने लगी। तब मुकुल ने आगे कहा, पहली तो ये कि तुम कभी भी मेरी प्रॉपर्टी पे अपना कोई हक नहीं जमाओगी, और मेरी दूसरी शर्त यह है कि हम दोनों के बीच में कभी भी हस्बैंड वाइफ की तरह फिजिकल रिलेशन नहीं बनेगा। रसिका के लिए ये दोनों ही शर्तें मान लेना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि दूसरों की दौलत पर नजर रखना उसे कभी आया ही नहीं था। और दूसरी शर्त तो जैसे उसके लिए वरदान जैसी थी। रसिका ने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिला दिया और दोनों टेबल के पास वापस आकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे लिखी शर्तें पढ़ने लगे। दूसरी तरफ बजाज मैशन रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। परिवार के सारे लोग तैयार होकर हॉल में आ चुके थे। अब धीरे धीरे गेस्ट भी आने लगे थे। तभी मुकुल की सौतेली मां स्वरा ने मौका पाकर दादी मां बबीता जी को तंज भरे लहजे में कहा, आपने तो कहा था कि मुकुल आज टाइम पर आ जाएगा, अब कब आएगा वो, जब सारे गेस्ट वापस लौट जाएंगे? दादी मां यानी कि बबीता जी घमंडी आवाज में बोली, तुम्हें क्यों आग लगी है बहू? मेरे पोते ने मुझसे वादा किया है, इसलिए चिंता मत करो। वो 6 बजे तक मेरे सामने आ खड़ा होगा। अब अगर ये मेकअप शेकअप लगाकर मेरे बेटे को रिझाना हो गया हो तो जाओ, जाकर कुछ तैयारियां भी देख लो। स्वरा गुस्से में मुंह बनाते हुए खुद में बड़बड़ाई, इस बुढ़िया का मुंह बहुत चलता है। भगवान जाने वो दिन कब आएगा जब मैं जल्दी ही इसकी बोलती बंद कर पाऊंगी। अभी बबीता स्वरा को देखकर फिर से बोली, अब क्या यही खड़ी रहोगी? जब देखो तब मुंह खोल के मेरे पोते की बुराई करने चली आती हो। मेरा मुंह मत देखो, मैं तुम्हारे झांसे में ना आने वाली। जा रही हूं माँ जी, आपके लिए कुछ ठंडा लाती हूं ताकि पोते के न आने की खीज में जल रहे दिमाग को कुछ ठंडक तो पहुंचे। इतना कहते हुए स्वरा वहां से चली गई और बबीता जी अपने मोबाइल पर मुकुल का नंबर डायल करने लगी। दूसरी तरफ बजाज मैंशन के एक पुराने कमरे में एक साया मोबाइल फोन पर गुस्से से घुटी घुटी आवाज में चिल्लाते हुए बोला, क्या वो आज भी बच के निकल गया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए? तुम्हें पता है ना आज मुकुल कितने लंबे समय के बाद बिना सिक्योरिटी गार्ड्स के ऑफिस से निकला था। आज तो उसका खेल खत्म करने का सबसे अच्छा मौका था और तुमने अपनी बेवकूफी से उसको भी गंवा दिया। वो बहुत चालाक निकला बॉस। उसने कार घने जंगल में उतार दी। उस कच्चे और पतले रास्ते पर ट्रक उतारने का मतलब अपनी जान गंवाना था। फोन के दूसरी तरफ से किसी की आवाज आई, यू शट अप नाउ, रखो फोन तुम। उस साये ने चिल्लाते हुए मोबाइल सामने दीवार पर फेंक मारा। अगर मुकुल ऊपर नहीं पहुंचा तो वो गया कहाँ? अब तक घर क्यों नहीं आया वो? उस साये ने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा और उस अंधेरे कमरे से निकल गया। इधर स्वरा बजाज हॉल में काफी देर से नजरें दौड़ा रही थी, लेकिन उन्हें कहीं भी अपना लाडला बेटा नजर नहीं आ रहा था। अभी उसने ऊपरी मंजिल से नीचे उतरते हुए एक स्टाफ को देखा तो जल्दी से उसके पास जाकर पूछा, आनंद बाबा को देखा क्या तुमने? तब उसने बताया,
जी छोटी मालकिन, वो अपने कमरे में है, मैं उन्हें ही टी सर्व करके आ रहा हूं। उसकी बात सुनकर स्वरा ने झूंझलाते हुए कहा। ये लड़का भी ना, और तेजी से ऊपर आनंद के कमरे में आ गई। दरअसल मुकुल जब छोटा था तभी उसकी माँ गुजर गई थी, फिर उसके पिता विनीत बजाज ने स्वरा से दूसरी शादी कर ली। आनंद स्वरा और विनीत का बेटा था। मुकुल की दादी बबीता और उसके पिता ये बहुत अच्छे से जानते थे कि छोटी उम्र में मुकुल के सिर से माँ का साया छिन जाने के बाद स्वरा ने कभी उसे माँ के जैसा प्यार नहीं दिया है। इसलिए वो दोनों मुकुल पर अपनी जान छिड़कते थे, और यही बात स्वरा और आनंद दोनों को ही खटकती थी। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? तुम यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? स्वरा ने धीरे से आनंद की बांह पकड़ते हुए कहा। आनंद अपनी माँ स्वरा का हाथ झटकते हुए बोला, मेरे अकेलेपन की किसी को भी परवाह कहाँ है माँ? किसी को ये जानने की नहीं पड़ी कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। इस घर में सब सिर्फ उस मुकुल के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। स्वरा एक बार फिर आनंद की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, तुम्हारी माँ है न तुम्हारे साथ, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो सब दिलाऊंगी जिन पर तुम्हारा हक है। बस बेटा, अभी थोड़े दिन और रुक जाओ, सही वक्त आने दो, फिर देखना। अब और कितना वेट करना होगा माँ, और सही वक्त कब आएगा? आप तो ना जाने कब से कोशिश कर रही है मुकुल को सबकी नजरों में गिराने की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उल्टा वो और सबका लाडला बनता चला गया। स्वरा फिर से आनंद के सिर पर हाथ फेरने लगी। अभी नीचे चलो बेटा, नहीं तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब मुकुल ने कुछ सोचकर उठते हुए कहा, ठीक है माँ, चलिए, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए। अब मैं आपके भरोसे और नहीं बैठूंगा, अब मैं इस मुकुल से अपने तरीके से निपटूंगा। इतना कहकर आनंद स्वरा के साथ नीचे पार्टी हॉल में पहुंच गया। इधर कोर्ट में मुकुल शादी के पेपर्स पर साइन करने ही वाला था कि तभी उसके पास बबीता जी का कॉल आया। उसने कॉल उठाते ही कहा, हाँ दादी माँ, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। मुकुल ने जल्दी से कॉल कट के मैरिज के पेपर्स पर साइन कर दिया, और फिर पेपर्स रसिका की तरफ बढ़ा दिए। रसिका साइन करते वक्त कुछ देर रुककर कुछ सोचने लगी, और फिर उसने एक झटके में साइन कर दिए। फिर रसिका ने कांपते हाथों से उठाकर माला मुकुल के गले में पहना दी। मुकुल के हाथों से माला पहनते समय रह रहकर रसिका की रूह ये चिल्ला रही थी कि वो गलती कर रही है। उसने सपने में भी इस तरह की शादी के बारे में नहीं सोचा था। वहीं दूसरी तरफ बजाज मेंशन में अचानक से ढोल बजने शुरू हो गए। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ टिक गई। हल्के गुलाबी लहंगे में लिपटी हुई आयशा अपने माँ पापा मिस्टर एंड मिसेज सिंघानिया का हाथ पकड़कर धीरे धीरे हॉल में एंटर कर रही थी। आशा नजरें उठाकर पूरे हॉल में किसी को ढूंढने की कोशिश करने लगी कि तभी स्वरा उन्हें वेलकम करते हुए आयशा को अपनी फ्रेंड्स से मिलवाने के लिए ले गई। कुछ ही मिनट्स में बजाज मैंशन के हॉल में लगी बड़ी सी म्यूजिकल क्लॉक ठीक शाम के 6 बजे बजना शुरू हो गई, और आनंद बबीता के पास आकर बोला, आपने तो कहा था दादी माँ कि मुकुल भाई 6 बजे तक आ जाएंगे। अब 6 तो बज चुके, मुझे तो भाई कहीं नजर नहीं आ रहे। कब तक आप उन पर भरोसा करती रहेगी? वो एक बार फिर आपके इमोशंस और बजाज फैमिली की इज्जत के साथ खेल गए। देख लीजिएगा, भाई पिछली बार की तरह इस बार भी नहीं आएंगे। आनंद का इतना कहना ही था कि तभी दादी माँ की नजरें चमक गई। वो दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ती हुई बोली, सब लोग मेरे पोते के पीछे पड़े रहते हैं, देखा ना, आ गया मेरा हीरा। लेकिन जैसे ही दादी माँ दरवाजे पर पहुंची, अचानक से लड़खड़ा सी गई सबकी नजर। जब बाहर की तरफ पड़ी तो सबके होश उड़ गए। सामने मुकुल रेड कलर की साड़ी में सजी रसिका के साथ खड़ा हुआ था, और दोनों ने गले में माला पहनी हुई थी। ये देखकर बबीता जी ने अपना सीना थाम लिया, जैसा अंदाजा उन्हें हो रहा था अब उसके बाद उनका अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल था।